हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने चैप्टर 6 अपना स्टार्ट किया था और उसी के कंटिन्यूशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध, मीन्स रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टीपी और एमपी में कैसा रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। तो ये 4 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला तो क्या है कि जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है, जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटता है। इन दोनों पॉइंट से यहाँ आप एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लो। एमपी का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? एक तो फॉर्मूला हमने किया था टीपी एन माइनस 1, और एक और फॉर्मूला आपको मैंने करवाया था एमपी इज इक्वल टू चेंज इन टीपी बटे में चेंज इन एल, या ये चेंज को हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। तो ये जो एमपी होता है, एमपी एक्चुअल में जो टीपी में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। या मैं ये कह सकती हूँ कि जो एमपी है वो टीपी का स्लोप बताता है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी, जब बढ़ती दर से बढ़ेगा तो एमपी बढ़ता है। जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो दर कैसी है? घटती हुई, तो इस वजह से एमपी क्या है? घटता है। और जब टीपी अधिकतम होता है, अधिकतम होगा और वो एक लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पर उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मैथ्स के बच्चों को भी पता है ये चीज। तो उस समय एमपी की वैल्यू कैसे हो जाएगी? 0। तो मैं क्या कह रही हूं कि जब टीपी की वैल्यू स्थिर हो गई, अपने अधिकतम पर पहुंचकर, ये मैक्सिमम पर पहुंचकर, अधिकतम पर पहुंचकर स्थिर हो गई, तो उस समय एमपी की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, क्योंकि टीपी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ 0 होने की वजह से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और नेक्स्ट क्या है कि जब टीपी घट रहा होता है तो दर कैसी है? घट रहा है, ये टीपी की वैल्यूज डिक्रीज होनी शुरू हो गई हैं। तो चेंज कैसा आ जाएगा? टीपी में ऋणात्मक, घट जाएगा। तो एमपी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। इसको अभी हम टेबल और डायग्राम दोनों से करेंगे। ये वही टेबल है जो हमने पिछली वीडियो में भी की थी, तो इस टेबल को तो आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने प्रैक्टिस की होगी। और आपके सामने अब ये डायग्राम भी बना हुआ है। इस डायग्राम में ऊपर ये टीपी वक्र है और ये एमपी वक्र है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ड्रॉ करना सिखाया था। बस डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ मैंने वैल्यूज शो नहीं की हैं अलग अलग, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये श्रम की जो इकाइयाँ, इनको मैंने अलग अलग शो नहीं किया है, क्योंकि ये शेप में आपको ड्रॉ करना ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो आपको बिना डिजिट्स के यहाँ डिजिट्स हम नहीं लेते हैं, तो भी आपको इनकी शेप ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पर किसी डिजिट को शो नहीं किया है। तो आप देख रहे हो ये टेबल में जो हम टीपी और एमपी का रिलेशन कर रहे थे, अब मैं इस टेबल की हेल्प से आपको बता रही हूँ। मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ 2 कॉलम्स को। तो यहाँ देखो कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है 259। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है ये पूरी की पूरी फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही है कि जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है। एमपी बढ़ रहा है यहाँ 2 3 4, तो ये वाला जो पोर्शन है ये उसी को शो कर रहा है। इसको हम नेम दे देते हैं ओ ए। तो ओ ए पोर्शन टीपी की बढ़ती दर से बढ़ने को शो कर रहा है। और नीचे एमपी क्या है? एमपी इस समय बढ़ना चाहिए, तो एमपी यहाँ पर बढ़ रहा है। इसको भी हम नेम दे देते हैं ओ ए 1। तो जब लेबर की, श्रमिक की OQ1 क्वांटिटी का प्रयोग हो रहा है तो उस समय टीपी OA लेवल तक बढ़ रहा है तेजी से, इस वजह से एमपी बढ़ रहा है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा था टीपी घटती दर से बढ़ता है। तो यहाँ आप देखो ये घटती दर से बढ़ रहा है, 9 के बाद 11 हो गया। पहले जो डिफरेंस 4 का था अब वो डिफरेंस 2 का रह गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया? 1 का हो गया, और यहाँ कोई भी चेंज नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स देखो कि जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटता है। तो ये टीपी घटती दर से बढ़ रहा है, इसलिए एमपी क्या है? घट रहा है। फिर थर्ड पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है
कि यहाँ पर जो टीपी है वो क्या हो गया, अधिकतम होकर स्थिर हो गया, 12 और 12 कोई चेंज नहीं है। इस वजह से ये एमपी क्या है, 0। तो ये पॉइंट बी पॉइंट पे एम जो टीपी है वो है मैक्सिमम, जिस वजह से यहाँ ये B1 नाम दे सकते हैं हम इसको, या Q जैसे 2 हमने यहाँ शो किया हुआ है वही मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पर MP कैसा हो गया, यहाँ पर MP 0 हो गया। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि टीपी घट रहा है, यहाँ टीपी घटना शुरू हो गया तो MP कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो टीपी ये घटता हुआ शो हो रहा है और MP यहाँ कैसे हो गया, मीन्स Q2 पॉइंट के बाद MP ऋणात्मक हो गया, इसकी वैल्यू जो हो गया है वो नेगेटिव हो गई। टेबल में भी ऐसे शो हो रहा है और डायग्राम में भी ये शो हो रहा है। तो ये था टीपी और एमपी में आपस में कैसा रिलेशनशिप है। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जब तक एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, जब एमपी घटता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है। एमपी शून्य होने का मतलब क्या है, टीपी अपने अधिकतम पर पहुंच गया और स्थिर हो गया है। और एमपी ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, टीपी घट रहा है। एग्जाम में कई बार एमपी के बेस पर टीपी ड्रॉ करना आता है या टीपी के बेस पर एमपी ड्रॉ करना आता है, तो आप इस कंसेप्ट को 100% क्लियर कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध, रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। एपी और एमपी में क्या संबंध है। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि जब एपी बढ़ता है तो एमपी एपी से अधिक होता है। फिर से इस टेबल पर आ जाते हैं, क्योंकि अब हम इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं तो इन दोनों को इंसर्ट करेंगे। तो जब एपी बढ़ता है, एपी कहाँ तक बढ़ रहा है, ये एपी यहाँ तक बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में एमपी एपी से अधिक होता है। तो यहाँ क्या होगा, एमपी हमेशा एपी से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि एपी जो है वो बढ़ रहा है। तो एपी बढ़ने पर एमपी की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ इसके बाद 2.5, यहाँ एमपी एपी से ज़्यादा है, यहाँ ये 3 हो गया तो एमपी 4 हो गया। तो एमपी की वैल्यू कैसी है, एपी से ज़्यादा है। जैसे जैसे एपी बढ़ता जाएगा एमपी की वैल्यू उससे ज़्यादा रहेंगी। और एपी उस समय अधिकतम होता है जब एमपी एपी के बराबर हो जाता है। तो जहाँ एपी मैक्सिमम है, एपी की वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम एपी पर एमपी उसके बराबर हो जाएगा। थर्ड क्या है, एपी जब गिरता है तो एमपी की वैल्यू उससे कम होती है। अब एपी इसके बाद गिरना शुरू हो गया, ये कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है, देखो ये कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है, तो उस समय क्या है, एमपी की वैल्यू एपी से कम है। तो एपी के गिरने की सिचुएशन में जो एमपी है उसकी वैल्यू एपी से कम रहेंगी। ये यहाँ आपको मैंने दिखाया है, देखो। तो एमपी की वैल्यू यहाँ क्या है, एपी के कम होने पर एमपी की वैल्यू हमेशा एपी से कम है। और एमपी शून्य ऋणात्मक हो सकता है, एमपी यहाँ पर शून्य हो गया, ऋणात्मक हो गया, लेकिन एपी शून्य नहीं हो सकता। शून्य नहीं हो सकता तो मीन्स एपी ऋणात्मक भी नहीं होगा। एपी के ऋणात्मक होने का मतलब क्या है कि श्रम की एक इकाई का प्रयोग करने से उत्पादन शून्य हो गया। प्रति इकाई उत्पादन को ही तो हम एपी बोलते हैं, हमने पिछली वीडियो में किया था। तो एपी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक भी नेचुरली ये नहीं हो सकता है। तो ये हमने टेबल के थ्रू कर लिया। अब डायग्राम से करते हैं दोनों के रिलेशन को। अब ये डायग्राम जो हमने बनाया है, इसमें ओ एक्स एक्सिस पर श्रम की इकाइयां और ओ वाई एक्सिस पर एपी और एमपी ले लिया। और ये डायग्राम भी आप पहले सीख चुके हैं बनाना, तो अब मैंने सिर्फ टीपी को यहाँ शो नहीं किया, क्योंकि टीपी हम ऑलरेडी ड्रॉ करना सीख चुके हैं। ये भी दोनों हम सीख चुके हैं, लेकिन हमारा यहाँ बेसिक जो कंसर्न है वो किस पर है, इन दोनों में आपस में संबंध। टेबल से मैंने बता दिया। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको हम डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि जब एपी बढ़ता है तो एमपी एपी से अधिक होता है। ये देखो, ये एपी वक्र है। आप वैल्यूज लेकर भी बना सकते हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूज मेंशन करने पर आपको एक्सप्लेन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये एपी वक्र है, एपी अपने मैक्सिमम पर यहाँ पहुंच गया, तो इसको हम एक नेम दे देते हैं। इसको मैं नेम दे दिया डी। तो डी पर एपी मैक्सिमम है, लेकिन उससे पहले क्या है, एपी बढ़ रहा है। जब एपी बढ़ रहा है तो यहाँ पर ये जो एमपी है
वो एपी से ऊपर है। तो मीन्स जब एपी बढ़ता है तो एमपी की वैल्यूज एपी से ज्यादा होती हैं। तो यहाँ एमपी वक्र ये देख रहे हैं आप, एमपी वक्र एपी वक्र के ऊपर है, ये एपी वक्र और ये एमपी वक्र उसके ऊपर है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट संबंध रिलेशन हो गया। एपी उस समय अधिकतम होता है जब एमपी एपी के बराबर होता है। अब डी पॉइंट पर एपी अपने अधिकतम पर पहुंच गया, ठीक है, यहाँ ये सबसे अपनी हाइट पर पहुंच गया। तो डी पर एमपी वक्र एपी को कट कर रहा है, तो मीन्स नेचुरली डी पॉइंट पर क्या है, डी पॉइंट पर एपी और एमपी एक दूसरे के बराबर हैं। तो एपी अपनी जहां हाइट पे पहुंच जाता है वहां एमपी एपी के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट के बाद एपी गिर रहा है, एमपी उससे नीचे है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि जब एपी तब गिरता है जब एमपी एपी से कम होता है। यहाँ पर आप देख ही रहे हो एपी वक्र ऊपर है एमपी से, तो यहाँ एमपी की वैल्यूज कैसी होंगी, एपी से कम हो जाएंगी। ये हमने टेबल में देखा था। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि एमपी शून्य ऋणात्मक हो सकता है लेकिन एपी शून्य नहीं हो सकता। अब इस पॉइंट पर एमपी कैसा है, 0, लेकिन एपी गिर रहा है, ये कभी एक्सिस को नहीं छुएगा। एक्सिस को छूने का मतलब ही होगा कि एपी 0 हो गया। तो एक्सिस के ये क्लोज जा सकता है, इस एक्स अक्ष के एपी वक्र क्लोज चला जाएगा, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। लेकिन एमपी 0 हो सकता है, 0 के बाद ये ऋणात्मक भी हो सकता है। इस पोर्शन के बाद अगर इसको हम नेम देते हैं D1, तो D1 के बाद क्या हो रहा है, एमपी ऋणात्मक हो रहा है, लेकिन जो एपी है औसत उत्पाद है वो घट रहा है, लेकिन ये 0 या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये था एमपी और एपी में आपस में संबंध। ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। ये इस चैप्टर में जो रिलेशंस हमने अभी आज किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके फॉर्मूलाज भी आप रिवाइज करेंगे, टेबल को कंप्लीट करना, वैल्यूज कैलकुलेट करना। जैसे ये टेबल हमने बनाई है इस तरह से टेबल को कंप्लीट करना भी एग्जाम में आता है। जैसे बीच बीच में से कहीं टीपी की वैल्यू नहीं गिवन हो, कहीं औसत वैल्यू, औसत उत्पादन की वैल्यू ना दी हो, कहीं एमपी की वैल्यू ना दी हो, तो टेबल कंप्लीट करना भी आता है। तो आपने इसके फॉर्मूलाज और डायग्राम्स इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है।